नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप स्टडी परिवार में। तो जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा, अपन ने राजनीति विज्ञान के सामान्य परिचय पे अपन ने चर्चा की और सामान्य परिचय पे चर्चा करते हुए अपन ने न्यायपालिका जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक रूप से हमने आपको बताया कि कानून जो है वो संसद में कैसे बनेगा, किस तरीके से कानून को लागू किया जाएगा व किस तरीके से कानून का संरक्षण किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लें आप। ये देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरीके की होती, किस तरीके की नहीं होती। अपन ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में भी देखा, अपन ने संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन ने चर्चा की। उसके बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अभी मैंने बताया ही कैसे होता है, अगर जनता की भागीदारी होती है तो क्या होता है, भागीदारी नहीं होती है तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। फिर मैंने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा की कि कैसे होती है, कैसे पहचाना जाता है कि किसी देश में संसदीय शासन व्यवस्था है नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। आगे मैंने बताया था कि तीन प्रकार से, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का क्या क्या कार्य होते हैं, वह तीनों के कार्य जो होता है ना, उनमें किस तरीके से विभाजन किया हुआ है। जैसे व्यवस्थापिका क्या करेगी, आपको पता है व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करेगी, इन सब चीजों पर अपन ने चर्चा की थी। और आगे बढ़ते हैं, पहले की बातें रिपीट की जा रही है आपके सामने। मैंने बताया था न्यायपालिका क्या करेगी। न्यायपालिका कानून का संरक्षण व कानून की जांच करती है। ठीक, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज बताइए, क्लास में जुड़ जाइए आके, क्लास को यहीं से अब आगे प्रारंभ करते हैं और आगे प्रारंभ करते हुए देखते हैं। कानून का एक भाग तो हो गया आपके सामने कानून का संरक्षण, और दूसरा भाग आपके सामने कौन कौन सा हो गया, कानून की जांच करना। तो बताओ, क्या न्यायपालिका की दोहरी भूमिका हो गई? न्यायपालिका की कौन सी भूमिका हुई दोस्तों? दोहरी भूमिका। कौन सी भूमिका हुई? दोहरी भूमिका। ठीक है, कौन सी भूमिका हुई? दोहरी भूमिका। न्यायपालिका की कौन सी भूमिका होती है? न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैंने बताया था आपको तीन शब्द देखने हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अपने को तीन शब्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। राज्य, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। दूसरा मैंने बताया था विधेयक। तीसरा मैंने बताया था शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, जिन पे राज्य क्या होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीजों में चर्चा कर चुके हैं। और शासन व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं, क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, संसदीय व्यवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अब बात करते हैं विधेयक की। अब किसकी बात चल रही है दोस्तों? अब बात करते हैं विधेयक की, कि विधेयक होते क्या है, विधेयक होते क्या है। तो अपन पहले किसकी बात करेंगे दोस्तों? अपन बात करेंगे विधेयक की। विधेयक के साथ ही आपके सामान्य परिचय संपूर्ण माना जाएगा। विधेयक के साथ ही क्या पूरा माना जाएगा? सामान्य परिचय पूरा माना जाएगा। बेसिक रूप से पहले बात करते हैं विधेयक होता क्या। विधेयक होता क्या, देखिएगा, जिनको लिखना है नोट्स वो नोट्स बना सकते हैं, और जिनको नोट्स नहीं लिखना, केवल देखना है, समझना है, तो उनके लिए भी छूट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप स्टडी परिवार में जुड़ने का आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है ये। हर चीज आपको प्रारंभ से बताई जाएगी अंत तक, कि कोई पॉइंट प्रारंभ में चालू होगा और अंत में खत्म होगा तो किस प्रकार से होगा। ठीक है, मध्य में से कोई भी बिंदु नहीं प्रारंभ किया जाएगा कि मध्य अवस्था में चल रहा है वो बिंदु प्रारंभ अपन ने कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी विषय एक प्रारंभ से ही चालू शुरू हो, प्रारंभ हो, तभी उस विषय को पढ़ने का आनंद महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, विधेयक के बारे में समय बता रहा था। सामान्य परिचय पढ़ रहे, सामान्य परिचय का अंतिम बिंदु जिसके ऊपर आज आप लोगों को चर्चा करनी है वो होता है विधेयक। विधेयक होता क्या? विधेयक होता है कानून निर्माण हेतु। क्या निर्माण हेतु? कानून निर्माण हेतु। कानून निर्माण हेतु जारी किया गया प्रपत्र। कानून निर्माण हेतु जारी किया गया प्रपत्र क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, कानून निर्माण हेतु जारी किया गया प्रपत्र, कानून निर्माण हेतु जारी किया गया प्रपत्र विधेयक कहलाता है। आई बात समझ में? तो कंटिन्यू जुड़े रहे दोस्तों।
कानून निर्माण हेतु जारी किया गया प्रपत्र क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। एक चीज, जब भी विधेयक की बात आएगी आप बोलोगे विधेयक हमेशा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक हमेशा प्रस्तुत होता है। और एक चीज जो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रस्ताव। प्रस्ताव हमेशा लाया जाता है। प्रस्ताव हमेशा लाया जाता है। विधेयक हमेशा प्रस्तुत होगा, प्रस्ताव हमेशा लाया जाएगा। आप बोलोगे सर अंतर क्या होता है? देखो, प्रस्तुत कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है। लेकिन तो प्रस्ताव जो होता है, किंतु प्रस्ताव होता है एक से अधिक के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? एक से अधिक के द्वारा, एक से अधिक के द्वारा लाया जाता है। बात समझ में आई आपको? जब विधेयक प्रस्तुत, जहां शब्द आ जाए प्रस्तुत करना, जहां आ जाए प्रस्तुत करना, तो याद रखना शायद ये किसकी बात कर रहा है? विधेयक की बात कर रहा है। और कहीं आ जाए प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता, लाया जाने का मतलब ही हो गया कि एक व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जाएगा, एक से अधिक होंगे। इससे अधिक होंगे दोस्तों, एक से अधिक होंगे। समझ में? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या। ठीक है, फिर से बता देता हूं। कानून निर्माण हेतु लाया गया प्रपत्र, ठीक है, लाया गया प्रपत्र या प्रस्तुत किया गया प्रपत्र क्या कहलाता है? विधेयक। क्या कहलाता है दोस्तों? विधेयक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी, विधेयक हमेशा प्रस्तुत होता है, ना कि विधेयक लाया जाता है। आप यहां प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन आगे भी बदल जाएगी। सिचुएशन कैसे बदलेगी, कैसे नहीं बदलेंगे, इसके ऊपर अभी अपने को चर्चा करनी है। जैसे विधेयक हमेशा दो प्रकार के होते हैं। विधेयक हमेशा दो प्रकार के होते हैं। विधेयक दो प्रकार के, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक हमेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी विधेयक, पहला होता है सरकारी विधेयक, और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विधेयक होते हैं दो प्रकार के। एक विधेयक जो होता है वो होता है सरकारी विधेयक, ठीक है। एक विधेयक तो होता है सरकारी विधेयक और एक विधेयक होता है गैर सरकारी विधेयक। आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी विधेयक, अब देखिए इनके नाम ही आपको इनकी विशेषता बताएंगे कि सरकारी विधेयक क्या होंगे और गैर सरकारी विधेयक क्या होंगे। इनके जो नाम होंगे वो आपको बताएंगे कि रियल में इनका मतलब क्या होता है। आई मेरी बात समझ में दोस्तों कि रियल में इनका मतलब क्या होता है। जैसे सरकारी विधेयक है, ठीक है, एक है गैर सरकारी विधेयक। अब सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के मध्य का अंतर अपने को पता होना चाहिए। सरकार में हमेशा मंत्री, जिसका पद मंत्री का पद होगा वो हमेशा सरकारी पद माना जाता है। सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं राजनीतिक पद की बात कर रहा हूं। सरकारी विधेयक लाया जाता है मंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा। और गैर सरकारी विधेयक कोई भी सदस्य, कौन? कोई भी सदस्य ला सकता है। गैर सरकारी विधेयक कोई भी सदस्य ला सकता है। गैर सरकारी विधेयक कोई भी ला सकता है दोस्तों। ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं वो लाएगा, वो लाएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा। सिर्फ सरकारी विधेयक ऐसा है जो मंत्री द्वारा लाया जाएगा, और गैर सरकारी विधेयक कोई भी ला सकता है। कोई भी का मतलब है इसमें मंत्री भी हो सकता है दोस्तों। इसमें कौन भी हो सकता है? मंत्री भी हो सकता है। क्योंकि मंत्री कब बनेगा? जब वो सदस्य बनेगा। भाई कोई मंत्री जब बनेगा ना तब वो उसका सदस्य बनेगा। जब तक वो सदस्य नहीं बनेगा तब तक तो कार्य करना पॉसिबल ही नहीं है। भाई सदस्य बनेगा
संसद का सदस्य जब तक नहीं बनेगा तब तक संसद में बैठेगा क्या? नहीं बैठ सकता। और जब संसद का सदस्य होगा तभी वो मंत्री बनेगा। ये थोड़ी ना है कि नहीं संसद का सदस्य है ही नहीं और वो मंत्री का पद ले लिया। मंत्री का पद ले सकता है, आगे जाके मैं बताऊंगा कई जगह, लेकिन फिर वहां आपको सदस्यता लेनी आवश्यक होती है। क्या लेनी होती है दोस्तों? सदस्यता लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्य की प्रकृति के आधार पर विधेयक अलग प्रकार के होते हैं। किसकी प्रकृति के आधार पर? कार्य की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कार्य की प्रकृति के आधार पर विधेयक होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इसके आगे देखिए 4 प्रकार कौन से होते हैं। नंबर 1, साधारण विधेयक। कौन से विधेयक है दोस्तों? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। नंबर 2, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। 3, 4 बताए मैंने, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, और चौथा है वित्त विधेयक। और चौथा विधेयक कौन सा है दोस्तों? चौथा विधेयक है वित्त विधेयक। फिर से बता दूं, सामान्यतः विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक हमेशा मंत्री के द्वारा लाए जाएंगे और गैर सरकारी विधेयक कोई भी सदस्य ला सकता है। कार्य की प्रकृति मतलब किस विधेयक से कैसा कार्य किया जाना चाहिए। बैठी बात दिमाग में कि किस विधेयक से कैसा कार्य किया जाएगा, वो होती है कार्य की प्रकृति। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। साधारण विधेयक, संविधान में संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। आगे की बात करते हैं, इन बिंदुओं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अपन यही देख लेते थोड़ा थोड़ा। ठीक है, साधारण विधेयक, धन और वित्त। संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है संविधान में संशोधन। आप बोलोगे सर आपने साधारण छोड़ दिया नहीं, जो बच गया वो सारा किस में आ जाएगा? साधारण विधेयक में आ जाएगा। जो बच गया वो कुल बच गया जितना पोर्शन कहां मिल जाएगा आपको? साधारण विधेयक में मिल जाएगा। धन विधेयक, ये भी किससे? आर्थिक से संबंधित। वित्त भी किससे? आर्थिक से। अब ये बोलोगे सर एक बात बोल दो, क्या कहना चाहते हो? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? अभी अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और एक और से बता दूं, संचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले विधेयक हमेशा धन विधेयक कहलाएंगे। संचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले विधेयक हमेशा और हमेशा कौन से विधेयक कहलाएंगे? धन विधेयक कहलाते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है जब आप संसद पढ़ते हैं। सामान्य परीक्षा में सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि गैर सरकारी विधेयक इनमें से कौन सा है और सरकारी विधेयक इनमें से कौन सा है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां सिर्फ अपन इतना देखेंगे आज कि जो सरकारी विधेयक हैं, ठीक है, मतलब एक मंत्री के द्वारा इन 4 में से कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं और एक सदस्य के द्वारा इन 4 में से कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। मैं इसको एक विशेष रूप से बताने का प्रयत्न करता हूं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहां मैं लिख दूं विधेयक, यहां मैं क्या लिखूं आपके सामने? विधेयक। यहां लिख दूं मैं सरकारी, और यहां लेकर चलते हैं अपन गैर सरकारी। यहां लेकर कौन से चलते हैं? गैर सरकारी विधेयक। विधेयक पहला होता है साधारण। साधारण विधेयक सरकारी विधेयक भी होता है और गैर सरकारी विधेयक भी होता है। साधारण विधेयक, फिर से सुनना, सरकारी विधेयक भी होता है और गैर सरकारी विधेयक भी होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी तो होता ही होता है और ये गैर सरकारी भी होता है।
सरकारी होता है और ये गैर सरकारी भी होता है। तीसरा, धन विधेयक, ये भी सरकारी होता है लेकिन क्या नहीं होता, गैर सरकारी नहीं होता। वित्त विधेयक, कौन सा विधेयक है, वित्त विधेयक, ये सरकारी भी होता है लेकिन तो क्या नहीं होता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक हमेशा किसके द्वारा ही लाए जाएंगे, मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा ही लाए जाएंगे हमेशा, और हमेशा एक मंत्री ही इनको ला सकता है। ऐसे नहीं किसी को सदस्य को कहा भाई आप धन विधेयक लेके आओ या वित्त विधेयक लेके आओ, नहीं लाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, संविधान इसकी अनुमति ही नहीं देता। क्योंकि मैंने बता दिया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। सरकारी का मतलब होता है जो मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, और गैर सरकारी का मतलब क्या होता है, जो किसके द्वारा लाया जाएगा, जो लाया जाएगा एक सदस्य के द्वारा। तो सरकारी मतलब मंत्री चारों ला सकते हैं, ये भी साधारण विधेयक भी लाया जा सकता है मंत्री के द्वारा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक भी लाया जा सकता है, धन विधेयक भी लाया जा सकता है, और वित्त विधेयक भी लाया जा सकता है। किंतु अगर मैं गैर सरकारी की बात करूं तो गैर सरकारी साधारण विधेयक ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों, संविधान में संशोधन विधेयक ला सकते हैं। किंतु एक तो धन विधेयक, एक वित्त विधेयक, कोई भी सदस्य होगा इन दोनों नहीं ला सकता। वो क्या कह सकते हो कि सदस्य के पास सिर्फ दो विधेयक लाने का अधिकारी होता है, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। वो कभी भी धन और वित्त विधेयक नहीं लेकर आएगा संसद में, कभी भी कौन से नहीं लेके आएगा, ना साधारण विधेयक लाएगा ना संविधान संशोधन विधेयक लाएगा। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी आपने देखा कौन क्या ला सकता है, ठीक है। याद रखना धन विधेयक, कुछ अहम बातों पे आते हैं। धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता। इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा, ठीक है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा तो याद रखना इसका निर्णय वो किस आधार पर करेगा, क्या विधेयक के बारे में पता होगा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, मतलब किसी को कुछ पता नहीं होगा। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि धन विधेयक होगा या नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में, लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब धन विधेयक को देखा आपने, वित्त विधेयक देखा, धन विधेयक होता क्या है, धन विधेयक क्या होता है दोस्तों, इसकी याद रखना। संचित निधि कोष को, किसको, संचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले, विनियोजित करने वाले विधेयक, विनियोजित करने वाले विधेयक क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, धन विधेयक कहलाते हैं। संचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले विधेयक क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। और जब धन विधेयक ये कहलाते हैं ना, तो आपको एक चीज विशेष रूप से पता रखनी चाहिए कि इसका निर्णय तो करेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय ले रहा है, ठीक है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय ले रहा है तो आपको एक चीज विशेष रूप से और पता होनी चाहिए कि वो किस आधार पर लेता है। उसका आधार होता है संचित निधि कोष। इसका आधार कौन सा होता है, इसका आधार होता है संचित निधि कोष। अगर कोई विधेयक संचित निधि कोष को विनियोजित कर रहा है, विनियोजित का मतलब आप सीधे सीधे भाषा में समझ सकते हो कि प्रभावित कर रहा है। क्या समझ सकते हो, आपको प्रभावित कर रहा है, तब तो वो विधेयक कौन सा कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। अगर प्रभावित नहीं कर रहा तो वित्त विधेयक हो जाएगा। इसकी यह परिभाषा पता कहां दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा ये भी मैं बता देता हूं। वैसे ये संसद जब अपन बिंदु पढ़ते हैं ना दोस्तों, तब ये बिंदु पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में
संचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले सभी विधेयक क्या कहलाएंगे? धन विधेयक कहलाएंगे। ये परिभाषा लिखित है। ठीक है, आगे देखते हैं परिभाषा को के बाद आगे देखते हैं। अब आपके सामने में बताता हूं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में आते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल राज्यसभा में आते हैं। इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले प्रस्तुत, इसको तरीके से लिखते हैं अपन। पहले प्रस्तुत, मैंने बता दिया हमेशा विधेयक प्रस्तुत ही होंगे। विधेयक कभी भी क्या नहीं होगा? लाया नहीं जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? विधेयक कभी भी लाया नहीं जाएगा। विधेयक हमेशा क्या होते हैं? प्रस्तुत होते हैं। पहले प्रस्तुत, पहले प्रस्तुत का मैं करता हूं, देखो इधर और इधर, इसको भागों में बांट लेते हैं। एक भाग मैंने कौन सा बनाया, दूसरा भाग मैंने कौन सा बनाया, इस पर चर्चा करते हैं। भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। ऐसे विधेयक जो पहले किसमें लाए जाते हैं? लोकसभा में। और ऐसे विधेयक जो किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। लोकसभा में दो ही ऐसे हैं जो सबसे पहले लोकसभा में लाए जाएंगे। एक तो लाया जाएगा धन विधेयक, एक तो लाया जाएगा धन विधेयक। एक एक के ऊपर बात करते हैं। और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसमें पहला होगा साधारण, इसमें होगा साधारण। इसमें पहले कौन सा होगा? साधारण विधेयक। लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले लाया जाएगा और वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक। ठीक है, दूसरा और वित्त विधेयक। अब एक ही तो बच गया, देखो 3 हो गए आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। 3 विधेयक लिखे हुए, साधारण विधेयक, एक वित्त विधेयक और एक धन विधेयक। धन की और वित्त की कैटेगरी अपन ने बना ली, साधारण की बना ली। एक अंतिम बच गया, वो बच गया संविधान में संशोधन। तो कौन सा विधेयक बच गया? संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन विधेयक बच गया। तो अब आपको पता लगा लोकसभा में 2 विधेयक लाए जा सकते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। और किसी भी सदन में साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आप किसी भी सदन में ला सकते हो। कुल मिला के बात मतलब ये है कि अगर कोई विधेयक जो साधारण तरीकों से संबंधित, जैसे राज्य का नाम जोड़ना करना, ये सब चीजें जो आते हैं ना, वो साधारण विधेयक में आ जाती है। संविधान में अगर कुछ परिवर्तन होगा तो आपके लिए जरूरी नहीं कि उसको लोकसभा में लेके आए, आप उसको राज्यसभा में भी ला सकते हैं। आप उसको कहां भी ला सकते हैं, आप उस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप केवल लोकसभा में लेके आए या केवल राज्यसभा में लेके आए। अभी लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक संबंधित है किससे? लोकसभा से। क्योंकि पहले ये लोकसभा में लेके आओगे तभी ये डिसाइड किया जाएगा, तभी ये पक्का किया जाएगा क्या ये धन विधेयक है या नहीं है। और अगर धन विधेयक है तो क्यों है, और वित्त विधेयक है तो क्यों है। धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों का निर्णय जो करता है वो होता है अपने लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आई बात समझ में दोस्तों? कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कोई भी विधेयक एक सदन में पास होता है तो दूसरे सदन को भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन को वो सही नहीं लगता है तो उसको पुनः पहले वाले सदन को भेज सकता है, तो लौटा सकता है, लौटा सकता है। इसके भी कितने भाग कर सकते हैं? 2 भाग कर सकते हैं। नहीं लौटाया जा सकता, नहीं लौटाया जा सकता। ठीक है, इसमें क्या है? एक बार लौटाया जा सकता है, एक बार लौटाया जा सकता है। नहीं लौटाया जा सकता, एक बार लौटाया जा सकता है। नहीं लौटाया जा सकता वो तो होता है धन विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक एक बार लौटाया जा सकता है, वो कौन सा होता है? साधारण। देख क्रमांक के रूप में पढ़ लेते हैं। एक ही बच रहा है अब, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आगे 4 विधेयकों की बात करते हैं। नहीं लौटाया जा सकता कभी भी धन विधेयक। अगर लोकसभा ने पास करके भेज दिया है ना, तो राज्यसभा को इस पर हस्ताक्षर करने ही करने
पढ़ेंगे। किंतु अगर साधारण विधेयक व वित्त विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में से किसी ने भी एक ने पारित कर दिया तो दूसरा सदन उसको केवल एक बार लौटा सकता है, दूसरी बार में नहीं कुछ भी कह सकता। ठीक है, दूसरी बार में उसको ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं लौटाएंगे, ये हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? तो आशा करता हूं कि विधेयक आप सब लोगों को समझ में आए होंगे। अब आप ये कहोगे कि सर धन विधेयक कैसा होता है, इनसे बजट का निर्माण कैसे होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब चीजें होती क्या है, इनकी डिटेलिंग दोस्तों देखी जाती है जब हम संसद की कार्यविधियां पढ़ते हैं। ठीक है, कि संसद का कार्य कैसे होगा, क्या संसद इन विधेयकों पर कोई विशेष प्रावधान कर रखा है, राष्ट्रपति का इनमें से किसमें ज्यादा योगदान होता है, किसमें कम योगदान होता है। एक विशेष रूप जो मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा याद रखना है धन विधेयक की परिभाषा। अगर आपको धन विधेयक की परिभाषा याद है तो वित्त विधेयक की परिभाषा आपको स्वतः याद होगी। संविधान संशोधन का मैंने आपको बता ही दिया, संविधान में कुछ चीज जोड़ना या कुछ चीज हटाना ही क्या कहलाता है, संविधान में संशोधन। साधारण विधेयक की कोई बात नहीं, तीनों को छोड़ के जितना प्रावधान बच गए ना वो सारे के सारे किसमें आएंगे, साधारण विधेयक में आएंगे। लेकिन फिर से बता दो, धन विधेयक वो होता है जब संचित निधि कोष को विनियोजित करता है कोई विधेयक, तो वो क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। एक चीज और बता दूं मैं, संचित निधि कोष आपके माइंड में चल रहा होगा ये होता क्या है, संचित निधि कोष। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी के पास एक ना एक बैंक अकाउंट जरूर होता है। ठीक है, होगा, आशा करता हूं होना चाहिए, पर होना भी बैंक अकाउंट होगा, चाहे उसमें पैसा 1 रुपया ही ना हो। ठीक है, चाहे आप मेरी तरह ही हो जिसके अकाउंट में केवल 10 रुपए पड़े हो, लेकिन कम से कम आपके पास बैंक अकाउंट तो है। आपको अगर कभी पैसे इकट्ठा करना होगा तो आप कहां करेंगे, आप जॉब करोगे कल के, आज आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, कल को जॉब करोगे उसमें पैसे आएंगे, आपकी सैलरी क्रेडिट होगी तो आपके बैंक अकाउंट में होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही संचित निधि कोष आता है जिसमें सरकार का राजस्व जमा होता है। सरकार का क्या जमा होता है, सरकार का राजस्व जमा होता है, इसे ही बोलते हैं संचित निधि कोष। देखो कोष होता है ना, कोष का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। कोष का मतलब ही क्या होता है, कोष का मतलब ही होता है दोस्तों इकट्ठा करना। फिर से सुन लो, संचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले विधेयक धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, आज विधेयकों के ऊपर अपन ने जो चर्चा की उस चर्चा तक सामान्य परिचय समाप्त हो जाता है। और जो सामान्य परिचय जो होता है ना, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, सामान्य परिचय में कभी भी हायर डिटेलिंग नहीं देखी जाती, क्योंकि फिर वो सामान्य परिचय आएगा कहाँ, फिर मैं विधेयक आपको एक बार और पढ़ाऊंगा जब मैं आपको संसद की कार्यविधि पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा कि कौन सा सरकारी, कौन सा गैर सरकारी, कौन सा पहले प्रस्तुत, कौन सा बाद में प्रस्तुत, कौन सा पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है, कौन सा नहीं लौटाया जा सकता। जैसे जिनको लौटाया नहीं जा सकता ना, जैसे ये दोनों हैं, ठीक है, इन पे संयुक्त बैठक भी नहीं होगी दोस्त। क्या नहीं होगी, संयुक्त बैठक। किसमें है संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। अरे आपातकाल एम्बुलेंस के नंबर कितने आते हैं, 108 आते हैं कि नहीं आते। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, जब कोई विशेष कार्य करना होगा। कौन सा कार्य करना होगा, विशेष कार्य। विशेष कार्य तो आपातकाल कार्य कह सकता हूं उसको समझने की भाषा में, तो अनुच्छेद 108 तो बुलाते हो ना, ये तो 108 कहां जा रही है। बस इसी तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं, जैसे धन विधेयक और संविधान में संशोधन विधेयक, अगर इन पे पुनः विचार नहीं किया जा सकता ना, तो इन पे दोबारा आप बहस भी नहीं कर सकते। लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ के इन पे कभी भी बहस नहीं करेगी। इसका किसी के पास ना अधिकार है, ना अभी वर्तमान तक इसका कोई अधिकार की बात है नहीं। आगे का प्रावधान पता नहीं क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और देखते हैं आगे के सामान्य परिचय पूरा होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको मैं फिर से दोहरा देता हूं। सामान्य परिचय हो चुका है, विस्तार रूप से जहां तक करवाना चाहिए था एसएससी जीडी के लेवल तक, वहां तक मैंने करवा दिया है। अब आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हिस्ट्री चलेगी आपकी। थोड़ा सा संविधान का उसमें पोर्शन चलेगा, थोड़ा सा इतिहास का पोर्शन चलेगा। तो आपको ये लगे कि नहीं सर आप तो इतिहास पढ़ा रहे हो, संविधान कहाँ गया, तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इतिहास से ही संविधान तो जन्मा है। आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा, अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों ने व्यापार कैसे चालू किया, व्यापार जब उन्होंने चालू किया तो उसकी क्या स्थितियां थी, क्या स्थितियां नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अप स्टडी परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज आपको जो
डिटेलिंग बताई गई है वो समझ में आई होंगी। इसी तरह जुड़ते रहिए। आज के लिए इस भाई की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।